अस्सलामुअलैकुम। आज की बड़ी अपडेट इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, यहाँ एक इंतहाई हाई लेवल और नाजुक किस्म के टास्क से पहले एक 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि सिक्योरिटी को मैक्सिमम लेवल तक बढ़ाया जा सके और शहर को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रखा जा सके। इन टास्क का आगाज हफ्ते से होने का इम्कान है, यानी आज से जो है ईरान वाज़े से अमेरिका और इसराइल की जो जंग चल रही है उसको रुकाने के लिए कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन अभी तक इस बात की फिलहाल तस्दीक नहीं हुई है कि ये मुज़ाकरात वाकई शेड्यूल के मुताबिक शुरू होंगे या नहीं। इस अनसर्टेनिटी के बावजूद इस्लामाबाद ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद शहर बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। सड़कें आम दिनों के मुकाबले में काफी खाली है, ट्रैफिक बहुत कम हो गई है और हर तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन 10,000 पुलिस और सिक्योरिटी अफराद को मुकम्मल जगहों पर तैनात कर दिया गया है। बड़ी सड़कों पर चेक पॉइंट बनाए गए हैं, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और आम लोगों की मूवमेंट को भी काफी हद तक महदूद कर दिया गया। यह बातचीत इसलिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि दुनिया भर के मुमालिक इस जंग के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। खास तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा, जहां से जंग से पहले दुनिया की तकरीबन 20% ऑयल सप्लाई गुजरती थी। अगर यह रास्ता बंद रहता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका सीधा असर पड़ता है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं और इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाती। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर यह बातचीत फेल हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। साउथ एशिया के माहिर अब्दुल बासित जो सिंगापुर के ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है, इनका कहना है कि अगर नेगोशिएशन कोलैप्स करता है और पाकिस्तान ईरान के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है तो यह मुल्क के लिए नाइटमेयर सिनेरियो होगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने पिछले साल सऊदी अरेबिया के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया था और इस्लामाबाद ने यह वाज़े कर दिया था कि वो अपने इस आहद पर कायम रहेगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि पाकिस्तान एक ही वक्त में 3 फ्रंट पर टेंशन का सामना करे। एक तरफ ईरान के साथ पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ ऑलरेडी अनस्टेबल सरहद और तीसरी तरफ इंडिया के साथ पुरानी और गहरी टेंशन। अब्दुल बासित कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए यह सिचुएशन बहुत मुश्किल होगी क्योंकि मुल्क के 2 प्रोविंसेस में पहले ही फुल फ्लेज्ड इंसर्जेंसी चल रही है और ऐसी सूरत में पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट में घुस गए। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल हमें कमजोर समझने की कोशिश ना करे, एक झटके में पूरा इसराइल जलाकर राख कर देंगे। इन सब के बावजूद पाकिस्तान सोशल मीडिया पर एक मुख्तलिफ ही माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों में फख्र और एक्साइटमेंट का जज्बा है, मेम्स वायरल हो रहे हैं और लोग इस डेवलपमेंट को एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री के तौर पर भी देख रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के लोगों का ये कहना है कि देखो हम लोग चारों तरफ से जंग लड़ने के बावजूद भी एक बड़ी जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल बासित का कहना है कि यह एक कामयाबी है क्योंकि दुनिया का कोई और मुल्क ये सीज़फायर अरेंज नहीं कर सकता और पाकिस्तान ने एक मुमकिन तबाही को रोकने की किरदार अदा किया है। खैर ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए भी एक ज़रूरी है क्योंकि मुल्क पिछले कई सालों से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस और इंडिया के साथ टेंशन जैसे मुश्किलात का सामना कर रहा है। 2 साल पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी डेप्थ डिफॉल्ट के करीब थी, इसलिए ऐसी डिप्लोमेटिक सक्सेस कंट्री की इमेज को लिए बहुत अहम समझा जा रहा है। तो मेहमानों का आना कल रात में शुरू हो गया था। मेहमानों के वास्ते ज़बरदस्त दावत भी थी। इसके अलावा पाकिस्तान की खास बात यह है कि इस पर एक साथ अमेरिका, ईरान और गल्फ कंट्रीज का ट्रस्ट है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। इसी वजह से इस्लामाबाद को मीडिएटर का किरदार अदा किया गया है। न्यूयॉर्क से आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने डायरेक्टली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के एक सोशल मीडिया पोस्ट को शेप करने में हिस्सा लिया था। इस पोस्ट में उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से दरखास्त की थी कि वो ईरान के लिए अपनी अप्रैल 7 की डेडलाइन को 2 हफ्तों के लिए एक्सटेंड कर दे। ईरान की तरफ से भी कुछ शर्तें रखी गई है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबफ ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक लेबनान में सीज़फायर इंप्लीमेंट नहीं होता और ईरान के फ्रीज किए गए असेट्स रिलीज नहीं किए जाते। आपको पता होगा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीज़फायर का ऐलान होने के बाद इसराइल ने अपनी पूरी ताकत के साथ लेबनान के अंदर बमबारी की जिसकी वजह से कई लोग शहीद हो गए। ईरान ने कहा है कि हमने जो शर्तें रखी है उन शर्तों के अंदर लेबनान की जंग भी खत्म करने की शर्त सबसे पहले ही रखी है, इसीलिए सबसे पहले तब तक बात नहीं होगी जब तक लेबनान के अंदर बमबारी रुक नहीं जाती। इसी बीच यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है ताकि ये इन बातचीत में हिस्सा ले सके। इसने अपने बयान में कहा है कि अगर ईरान सच्चाई के साथ नेगोशिएट करना चाहता है तो अमेरिका भी तैयार है, लेकिन अगर ईरान ने चाल चली तो फिर यूएस टीम इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होगी। इस्लामाबाद में लॉकडाउन जैसा माहौल है। 2 दिन की पब्लिक हॉलिडे का ऐलान किया गया है ताकि लोग घरों में रहें और सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम आसानी से कर सके। रोड लगभग खाली है और हर जगह सख्ती से मॉनिटरिंग की जा रही। इस दरमियान एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक इसराइल के खिलाफ बयान दिया, जिसके बाद इन्होंने उस बयान को डिलीट भी कर दिया। इस पोस्ट पर इसराइल की तरफ से सख्त रिएक्शन आया और कहा गया कि इससे पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस और ईरान के दरमियान जो टॉक्स होने जा रही है वो इस्लामाबाद के सेरीना
होटल में होंगी, जो कि एक लग्जरी वेन्यू है। अमेरिका डेलीगेशन जुम्मे को इस्लामाबाद पहुंचने वाला था और पहुंच चुका है, और ईरान के जो लीडर है वो पहले से ही इस्लामाबाद में मौजूद है। यूएस की तरफ से डेलीगेशन की क़यादत जेडी वेंस करेंगे और इसके साथ स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी होंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तनकीद करते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मामले में बहुत खराब परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और ट्रंप ने ईरान को वार्न किया है कि वो शिप से गुजरने के लिए पैसे चार्ज ना करे। ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि अगर टॉक्स फेल हो जाती है तो अमेरिका ईरान पर नए हमले कर सकता है। इनका कहना है कि यूएस वॉरशिप को दोबारा से पावरफुल वेपन से लोड किया जा रहा है, और अगर डील नहीं होती तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जो धमकियां दे रहा है, जंग शुरू होने से पहले से अपन सुन लेते हुए आ रहे हैं। जंग शुरू होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप यही बोला था कि एक हफ्ते के अंदर पूरी जंग खत्म हो जाएंगी, जो रेजिम है वो चेंज हो जाएंगे, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसके ऊपर ईरान का कंट्रोल है वो पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा। यानी वेनेजुला का जो ख्वाब था उसको लेकर ईरान का भी ख्वाब यूएस का ट्रंप देखा होगा। देखो भाई, जिस तरीके से वेनेजुला के प्रेसिडेंट को ट्रंप ने उठा लिया था, उसके बाद दुनिया के तकरीबन जो मुल्क के प्रेसिडेंट रहो या प्राइम मिनिस्टर रहो या राजा रहो, वो लोग ये सोचे कि भाई अमेरिका अभी भी उतना ही पावरफुल है जितना पहले था। यानी कि सभी लोग दुनिया वाले यही समझ रहे थे कि अमेरिका कमजोर हो गया, लेकिन ट्रंप ने वो जो एक्शन दिया है उसके बाद कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी थे, कुछ लोग खिलाफ भी। यानी ज्यादातर मुल्क ये बोल रहे थे कि भाई वोटिंग करके एक जने को प्रेसिडेंट बनाए तो तुम उसको आधी रात को इस तरीके से उठा लेके लेके जाके जेल में डाल दे रहे, तो फिर वोटिंग कराने का फायदा क्या है। अब ये ईरान की जंग के बाद अमेरिका की हालत ऐसी हो गई कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान भी बैठ के अमेरिका को ललकार रहा। 4 points. First, Pakistan reiterates its full support for the sovereignty, unity and territorial integrity of Lebanon. We condemn in the strongest terms Israel's continued military aggression in southern. पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई जो तुम लोग सीज फायर की डील कर रहे थे उसके अंदर लेबनान के ऊपर हमला रोकने की भी बात कही गई थी, मगर तुम लोग लेबनान के ऊपर जो हमला कर रहे हो उसको रोक दो। मतलब यहाँ पर जो जवाब दिया जा रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया जा रहा है कि लेबनान भी इस डील के अंदर शामिल है बोल के, जबकि ट्रंप ये बोल रहा है कि लेबनान डील के अंदर नहीं था। तो इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में जंग की सिचुएशन भी टेंस होती जा रही है। इसराइल मिलिट्री का कहना है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1400 मेंबर्स को मार गिराया है और 4300 साइट को तबाह कर दिया है। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इसराइल हमले में अब तक 1888 लोग शहीद हो चुके हैं और 163 बच्चे उसके अंदर शामिल है। वहीं इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पेन पर भी इल्जाम लगाया है कि वो इसराइल के खिलाफ डिप्लोमेटिक कैंपेन चला रहा है, जब स्पेन को गाजा ट्रूथ सेंटर से बाहर रखा गया। नेतन्याहू ने कहा है कि जो मुल्क इसराइल के खिलाफ खड़े होते हैं वो रीजन के फ्यूचर का हिस्सा नहीं बन सकते। और अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो जंग के शुरू से बोलता आ रहा है कि ईरान की मिलिट्री खत्म हो गई, ईरान की नेवी खत्म हो गई, ईरान की मिलिट्री के जो फोर्सेस है वो पूरे खत्म हो गए। अरे भाई, सब लोग खत्म हो गए तो जंग कौन लड़ रहे? It's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve and Jared. They have a good team and they meet tomorrow. We'll see how it all works out. तो ये तमाम डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब दुनिया एक नई जंग की तरफ बढ़ने या फिर अमन की तरफ वापस आने के दरमियान खड़ी है। सबकी नजरें इस्लामाबाद पर लगी हुई है, जहां से फैसला होगा कि आगे का रास्ता जंग का होगा या अमन का। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम अल्लाह की, अल्लाह अज़्ज़ व जल तेरी रहनुमाई से किसी एक शख्स को भी राह हक दिखा दे तो यह तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से अफजल है। अबू दाऊद 3661। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।